नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं इस चैनल पर लेकर आता हूँ नए नए ऑडियो बुक्स जो होते हैं कॉमिक्स से, नॉवेल्स से और स्टोरीज से। अगर आपको ऐसे कंटेंट पसंद है तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ खून के आंसू नॉवल का चौथा पार्ट। इसके बाकी के 3 पार्ट्स आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे, और अगर आपने नहीं सुने तो उनके लिंक्स ऊपर आपको आई बटन से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं खून के आंसू नॉवल का ये चौथा पार्ट। चैप्टर 2। मराठा कोलीवाड़ा की एक पुरानी 4 मंजिली इमारत में बना एक अपेक्षाकृत आधुनिक होटल था। उसकी चौथी मंजिल पर केवल एक ही डबल रूम था, जिसके पहलू में एक विशाल टेरेस थी। वो कमरा बागले हासिल कर चुका था। वो खुश था कि वो निर्विघ्न वहां पहुंच गया था। अपने पीछे लगे लोगों से पीछा छुड़ाने के लिए अपनी गाड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने खड़ी छोड़कर पिछवाड़े से खिसक आने की अपनी चालबाजी पर वो मन ही मन कई बार अपने आप को शाबाशी दे चुका था। विमल के लौटने तक लिटिल ब्लैक बुक को उसने सलाउद्दीन के पास ही रहने देना मुनासिब समझा था। कमरे के इत्मीनान के माहौल में पहुंचते ही उसे याद आया कि उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था। पहले उसने वेटर को बुलाकर खाना वहीं मंगाने का इरादा किया, लेकिन फिर कुछ सोचकर उसने कमरे को ताला लगाया और नीचे डाइनिंग हॉल में आ गया। लगभग खाली डाइनिंग हॉल में बैठकर उसने खाना खाया। वो वापस ऊपर पहुंचा। बिल्ट इन लॉक में चाबी फिराकर उसने कमरे का ताला खोला। कमरे में कदम रखते ही किसी के पाँव की भरपूर ठोकर उसकी पसलियों से टकराई। वो गेंद की तरह परे को उछला। उसके पीछे किसी ने भड़ाक से दरवाज़ा बंद किया और उसकी चिटकनी चढ़ा दी। पसलियों में पड़ी ठोकर से वागले के शरीर में पीड़ा की ऐसी भीषण लहर दौड़ी जिससे कोई मरता तो नहीं, लेकिन पीड़ा बर्दाश्त न कर पाने की वजह से तत्काल मौत की कामना जरूर करने लगता है। पीड़ा से उसका चेहरा विकृत हो गया और आंखों से आंसू छलछला आए। आंसुओं से धुंधलाई आंखों से उसने सामने देखा। अपने सामने मौजूद दोनों आदमियों को देखकर उसके नेत्र फैल गए। जिन लोगों से वो साइन के पोस्ट ऑफिस में पीछा छुड़ा चुका समझ रहा था, वे दोनों उस वक्त उसके कमरे में उसके सामने मौजूद थे। जरूर उन दोनों में से कोई ताला खोलने में सिद्धहस्त था। तभी तो कमरे का ताला बदस्तूर बंद था और वे कमरे के भीतर मौजूद थे। एक आदमी पर एक कुर्सी पर बैठा था और दूसरा बंद दरवाजे के साथ पीठ लगाए खड़ा था। कुर्सी पर बैठे व्यक्ति के हाथ में एक रिवॉल्वर थी, जिसकी अपनी ओर झांकती नाल का मुंह वागले को तोप के मुंह जैसा लग रहा था। दरवाजे के पास खड़ा व्यक्ति अपना दायां पांव पेंडुलम की तरह यूं धीरे धीरे झुला रहा था, जैसे फैसला न कर पा रहा हो कि वागले के जिस्म पर फुटबॉल जैसी ठोकर अभी लगाए या थोड़ी देर बाद। समझ गया। कुर्सी पर बैठा जिमी रिवॉल्वर के घोड़े से खिलवाड़ सी करता हुआ बोला। क्या? वागले बड़ी कठिनाई से कह पाया कि डाक खाने में दिखाई तेरी होशियारी बेकार गई। वागले खामोश रहा। उठ। वागले कांपता कराता हुआ उठा। आगे बढ़। वागले 2 कदम जिमी की तरफ बढ़ा। पलंग पर बैठ जा। वागले पलंग पर बैठ गया, हाथ सामने गोद में। वागले ने आदेश का पालन किया। निकाल। क्या? डायरी। कैसी डायरी? उत्तर में जिमी ने रिवॉल्वर की नाल से उसके घुटने की कटोरी पर दस्तक दी। वागले पीड़ा से बिलबिला गया। हालांकि पसलियों में पड़ी पाँव की ठोकर के मुकाबले में वो चोट कुछ भी नहीं थी। मेरे से, जिमी कहर भरे स्वर में बोला। लुका छुपी खेल खेलने की कोशिश मत कर हरामजादे। फौरन बोल, डायरी कहाँ है? लेकिन मुझे पता तो लगे कि तुम किस डायरी के बारे में सवाल कर रहे हो। वागले हिम्मत करके बोला। वो देख रहा था कि दरवाजे के पास खड़ा व्यक्ति, जो कि बाबू था, वहाँ से हटकर उसके पीछे उसके सिर पर आ खड़ा हुआ था। मैं लिटिल ब्लैक बुक की बात कर रहा हूँ, जिमी बोला। अब अगर ये पूछा कि कौन सी लिटिल ब्लैक बुक, तो कसम सेंट फ्रांसिस की, भेजा निकालकर हथेली पर रख दूंगा। लिटिल ब्लैक बुक का मेरे पास क्या काम है? तेरे पास काम। वो सोहल ने तुझे सौंपी थी, उसका सोहल के ही पास क्या काम? ज़्यादा बकबक मत कर। सोहल ने परसों बखिया के वॉल्ट से लिटिल ब्लैक बुक निकाली थी। आज वो उसके पास नहीं थी। ज़रूर वो उसने तुझे सौंपी थी। मुझे नहीं सौंपी थी। तू ऐसे नहीं मानेगा। जूते उतार। क्या? सुना नहीं? हैरान होते हुए वागले ने जूते उतारे। जुरा बेबी। वागले ने आदेश का पालन किया। पाँव आगे सामने स्टूल पर। वागले ने वैसा ही किया। जिमी ने रिवॉल्वर उसके सिर पर सवार बाबू को सौंप दी और जेब से नाइयों द्वारा हजामत के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला उस्तरा निकाला। वागले के नेत्र फैलने लगे। डायरी के बारे में सही जवाब दे, जिमी कहर भरे स्वर में बोला। हर 1 मिनट की देरी के बदले में तेरे पाँव की एक उंगली काट दूंगा। तैयार हो जा पट्टे। वागले ने बेचैनी से पहलू बदला। बाबू। हाँ। ये चिल्लाने ना पाए। चिल्लाने तो मैं इसे नहीं दूंगा, लेकिन बाप। क्या है? जैसे हमने कमरे की तलाशी ली, वैसा ही प्रोग्राम शुरू करने से पहले
क्यों ना इसकी भी तलाशी ली जाए। आइडिया बुरा नहीं, उठकर खड़ा हो जा। वागले बड़ी कठिनाई से उठकर अपने पैरों पर खड़ा हुआ। बाबू ने पीछे से उसकी कनपट्टी के साथ रिवॉल्वर की नाल सटा दी। जिमी ने उसकी तलाशी लेनी आरंभ की। वागले के कोट के भीतरी जेब से काले बुकरम की जिल्द वाली एक डायरी बरामद हुई। डायरी पर निगाह पड़ते ही जिमी के नेत्र चमक उठे। उसने डायरी खोलकर उसके कुछ पन्नों का मुआयना किया। फिर उसने संतुष्टिपूर्ण ढंग से सिर हिलाया और डायरी अपने कोट की भीतरी जेब में रख ली। हरामजादा, वो वागले के मुंह पर एक झापड़ रसीद करता हुआ बोला। कहता था सोहल ने मुझे कोई डायरी नहीं सौंपी। वागले का चेहरा पीड़ा और अपमान से जल उठा। बाबू, जिमी सांप की तरफ फुफकारा, ये राज इस आदमी के साथ ही दफन हो जाना चाहिए कि डायरी अब हमारे पास है। दुरुस्त, बाबू ने सहमति प्रकट की। सूट कर दे इसे। वागले के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। उसकी ये उम्मीद गलत निकली थी कि डायरी हाथ में आते ही वो लोग उसमें दिलचस्पी लेना बंद कर देंगे। बाबू बोला। गोली की आवाज़। कोई नहीं सुनने का, जिमी बोला। कोई सुन भी लेगा तो किसी के यहाँ पहुँचने से बहुत पहले हम इमारत से बाहर निकल चुके होंगे। फिर ठीक है, बाबू बोला। वागले का कंठ सूखने लगा। अपने पीछे से उसे ऐसी आवाज़ आई जैसे रिवॉल्वर का कुत्ता खींचा गया है। फिर रिवॉल्वर की नाल का दबाव उसकी कनपट्टी पर और बढ़ा। ठहरो, एकाएक वो विक्षिप्तों की तरह चिल्लाया। अब क्या है? जिमी क्रूर स्वर में बोला। ये डायरी, वागले हाँफता हुआ बोला, नकली है। कौन सी डायरी नकली है? जिमी हड़बड़ाया। जो तुमने अभी मेरी जेब से बरामद की है। क्या बकता है? मैं सच कह रहा हूँ। ज़रा डायरी की कंडीशन पर गौर करो। ये तुम्हें एकदम नई नहीं लग रही? जिमी के माथे पर बल पड़ गए। अभी भी हाथ में थमा उस तरह उसने बंद करके जेब में डाल लिया और डायरी को उलट पलट कर उसका मुआयना करने लगा। ये डायरी, वागले बड़े उतावले स्वर में बोला, मैंने आज ही बांद्रा से खरीदी थी और इसे मैंने शायन के पोस्ट ऑफिस की एक लेबोरेटरी में बैठकर अपने हाथ से लिख लिख कर भरा था। तुम चाहो तो मेरे हैंडराइटिंग को इस डायरी की हैंडराइटिंग से मिलाकर देख लो। इस डायरी के तमाम नाम, पते और आंकड़े फर्जी हैं और मेरे दिमाग की उपज है। तूने ऐसा क्यों किया? जिमी बोला। ये नकली डायरी क्यों तैयार की तूने? क्योंकि मुझे मालूम था कि तुम लोग मेरे पीछे लगे हुए थे। मुझे उम्मीद थी कि अगर मैं तुम्हारी पकड़ाई में आ गया तो इस नकली डायरी से तुम्हारी तसल्ली हो जाएगी। अब ये बात तू हमें इसलिए बता रहा है क्योंकि हम तेरी जान लेने वाले थे? हाँ। जिमी सोच में पड़ गया। कुछ क्षण बाद उसने बाबू को संकेत किया। बाबू ने रिवॉल्वर की नाल वागले की कनपट्टी पर से हटा ली। बैठ जा, जिमी ने आदेश दिया। वागले ने आदेश का पालन किया। जिमी ने डायरी उसके हाथ में थमा दी और राइटिंग टेबल पर से एक कागज़ और बॉल पॉइंट पेन उठाकर उसे दिया। इस डायरी के किसी एक पन्ने की नकल बना। वागले ने वैसा ही किया। जिमी ने उसके हाथ से डायरी और कागज़ ले लिए। कुछ क्षण वो कागज़ के हैंडराइटिंग का डायरी के हैंडराइटिंग से मिलान करता रहा। फिर उसने दोनों चीज़ें यूं परे उछाल दी जैसे अहमियत कूड़े से ज़्यादा ना हो। सूरत से वागले को घूरता हुआ वो बोला, इतना होशियार तो लगता तो नहीं जितनी होशियारी का तूने काम किया। वागले खामोश रहा। अब बोल, क्या ये भी बताना पड़ेगा? असली डायरी कहाँ है साले? तेरे पास तो वो है नहीं, इस कमरे में भी नहीं है। उसका क्या किया तूने? वागले ने जवाब नहीं दिया। असली डायरी कहाँ है? वागले परे देखने लगा। जिमी ने इतना प्रचंड गुस्सा उसके पेट में जमाया कि वागले दोहरा हो गया। बाबू ने उसके पीठ में अपना घुटना अड़ाया और उसे गर्दन से पकड़कर सीधा कर दिया। जिमी ने फिर उस तरह निकाल लिया। धज्जियाँ उड़ा दूंगा, वो दांत पीसता हुआ बोला। सारी चमड़ी काट काट के रिबन बना दूंगा। 1 सेकंड में बोल, असली डायरी का क्या किया तूने? वरना मैंने उसे पोस्ट कर दिया। वागले कंपित स्वर में बोला। क्या कर दिया? डाक खाने में उसे एक लिफाफे में बंद करके मैंने उसकी रजिस्ट्री करा दी। आज साइन के डाक खाने में, हमारी आंखों के नीचे? हाँ। रजिस्ट्री से किसको भेजी वो डायरी तूने? अपने आप को। किस पते पर? इसी पते पर, केयर ऑफ होटल मराठा। रजिस्ट्री के बदले में डाक खाने से जो रसीद मिलती है वो कहाँ है? मेरे पास है, निकाल। वागले ने जेब से रसीद निकालकर उसे दी। जिमी कुछ क्षण रसीद का मुआयना करता रहा और फिर बोला, कम से कम इतना ये ठीक कह रहा है कि आज शायन के पोस्ट ऑफिस से एक रजिस्टर्ड लेटर इसने अपने ही नाम यहाँ के पते पर भेजा है। ये लिफाफा खोलने पर ही पता लगेगा कि भीतर इसने डायरी बंद की है या कुछ और। हमें रजिस्ट्री यहाँ पहुँचने तक इंतज़ार करना होगा, बाबू बोला। रजिस्ट्री कल पहुँचेगी, वागले आशापूर्ण स्वर में बोला। वो अपेक्षा कर रहा था कि अगले रोज़ तक वे लोग उसकी छाती पर चढ़ बैठे नहीं रह सकते। तब तक विमल वहाँ पहुँच सकता था, तब तक कोई वेटर वहाँ पहुँच सकता था, तब तक सलाउद्दीन ही उसकी खैरियत जानने के लिए वहाँ के कई फेरे लगा सकता था। सायन का वो डाक खाना ही कोलीवाड़ा का भी डाक खाना है, बाबू बोला। यानी वहाँ की रजिस्ट्री के आने और जाने का दोनों कामों का एक ही डाक खाना है। रजिस्ट्री आज भी आ सकती है।
अव्वल तो आ नहीं सकती, वागले बोला। आ सकती है तो आई नहीं। अब तक तो रजिस्ट्री का डाकिया आकर जा भी चुका होगा। जिमी ने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी पर दृष्टिपात किया। सांता मारिया, वो वितृष्णापूर्ण स्वर में बोला। घड़ी फिर रुक गई। 1:45 बजे हैं, बाबू बोला। डाकिया कितने बजे आता है? जिमी बोला। 1 बजे, वागले बोला। तुझे क्या पता, तू तो आज ही इस होटल में आया है। मैं पहले भी यहाँ रह चुका हूँ और कई रजिस्ट्रियाँ भी रिसीव कर चुका है यहाँ। वागले खामोश हो गया। बाबू, हाँ, नीचे चला जा और आसपास कहीं से पूछ कर आ कि रजिस्ट्री का डाकिया अभी आने वाला है या आकर जा चुका है। अच्छा। बाबू ने रिवॉल्वर जिमी को थमा दी और वहाँ से बाहर निकल गया। वागले मन ही मन गणपति से प्रार्थना करने लगा कि डाकिया वहाँ से आकर जा चुका हो, यानी कि उसकी रजिस्ट्री डिलीवरी के लिए उसी रोज ना लग गई हो। होटल सी व्यू की मार्को में एक शानदार इम्पाला कार आकर रुकी। वो कार एक प्राइवेट टैक्सी थी जिसे एक वर्दीधारी सोफर चला रहा था। सोफर ने धूप का चश्मा लगाया हुआ था और उसकी पीक कैप उसकी आंखों पर ज़रूरत से ज़्यादा नीचे झुकी हुई थी। वो ड्राइवर देवाराम था। पीछे सवारी की जगह अपने परंपरागत परिधान में एक लंबा तगड़ा अरब बैठा था। उसने भी काला चश्मा लगाया हुआ था और उसके चेहरे पर जो दाढ़ी मूछ थी वो गौर से देखने पर नकली नहीं मालूम होती थी। वो अरब तुकाराम था। लॉबी में उस वक्त होटल में ठहरे मेहमानों की और रजिस्ट्रेशन के लिए रिसेप्शन के सामने जमा लोगों की काफ़ी भीड़ थी। एक डोरमैन कार का पिछला दरवाज़ा खोलने की नीयत से आगे बढ़ा। देवाराम फुर्ती से कार का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला और डोरमैन से बोला, पहले डिक्की में से साहब का सामान निकलवाओ। डोरमैन का पिछले दरवाजे की तरफ बढ़ता हाथ रास्ते में ही रुक गया। वो पीछे लॉबी के शीशे की दरवाजे की तरफ घुमा। उसने एक बेलबॉय को संकेत किया। देवाराम ने चाबी लगाकर डिक्की का ताला खोला और उसका ढक्कन ऊपर उठाया। भीतर से 2 बड़े बड़े सूटकेस निकालकर उसने बाहर रखे। बेलबॉय दौड़ता हुआ करीब पहुंचा। उसने दोनों सूटकेस उठा लिए और भीतर को बढ़ चला। देवाराम ने एक छोटा सा सूटकेस और निकाला और डिक्की का ढक्कन गिरा दिया। सूटकेस उठाए वो बेलबॉय के पीछे पीछे भीतर दाखिल हुआ। बेलबॉय ने सूटकेस लंबे रिसेप्शन काउंटर से थोड़ा परे एक और रख दिए। तभी उसे एक रिसेप्शनिस्ट की आवाज़ पड़ गई। उस बेलबॉय ने एक अन्य मेहमान का सूटकेस संभाला और उसके साथ लिफ्ट की तरफ बढ़ चला। रिसेप्शन पर बेलबॉय की कमी नहीं थी, लेकिन उस वक्त की भीड़ में सबको अफरा तफरी लगी हुई थी। देवाराम ने छोटा सूटकेस भी 2 बड़े सूटकेस के पहलू में रख दिया। फिर वो हौले से सामान से परे हट गया। सामान की तरफ या उसकी तरफ किसी की तवज्जो नहीं थी। वो लंबे डग भरता हुआ वहाँ से बाहर निकल आया। तभी इम्पाला के पीछे एक टैक्सी प्रकट हुई। हड़बड़ाता सा देवाराम लपक कर इम्पाला की ड्राइविंग सीट पर सवार हुआ और उसने तुरंत इम्पाला आगे बढ़ा दी। टैक्सी उसके द्वारा खाली किए गए स्थान पर दरवाजे के एन सामने खड़ी हुई। डोरमैन ने आगे बढ़कर टैक्सी का पिछला दरवाज़ा खोला और एक जगमग जगमग करती महिला ने बाहर कदम रखा। वो ज़रूर कोई फिल्म स्टार थी, क्योंकि एकाएक सबकी निगाहें उस पर आकर टिक गई थी। रियर व्यू मिरर में से देवाराम सारा नज़ारा देख रहा था। तुकाराम ने भी देखा कि किसी की तवज्जो इम्पाला या उसकी सवारी की तरफ नहीं रही थी, यानी कि वहाँ ये बात किसी ने नोट नहीं की थी कि टैक्सी से पहले वहाँ पहुंची इम्पाला का सामान ही भीतर रिसेप्शन पर पहुंचा था। सामान के मालिक ने सामान के साथ या उसके पीछे पीछे भीतर कदम नहीं रखा था। तुकाराम संतुष्ट था, देवाराम संतुष्ट था। उनके नए अभियान के अंतर्गत बखिया की खोपड़ी पर उनका पहला हथौड़ा बड़ी कामयाबी से पड़ा था। 10 मिनट में बाबू वापस लौटा। रजिस्ट्री वाला डाकिया अभी तक नहीं आया है, उसने आते ही घोषणा की। वागले ने तब भी उम्मीद ना हारी। शायद उसकी रजिस्ट्री डिलीवरी के लिए डाकिये को उस रोज ना मिली हो। पक्की बात? जिमी ने पूछा। एकदम पक्की बात, मैंने आस पड़ोस से कई जनों से पूछा है। वेरी गुड, लेकिन वो आने ही वाला होगा। आज ही किसी वजह से लेट हो गया लगता है वो। हम इंतज़ार करेंगे। रजिस्ट्री आज की जगह कल आएगी तो भी हम इंतज़ार करेंगे। बाबू ने सहमति में सिर हिलाया। सुना? कुछ क्षण के खामोशी के बाद जिमी फिर वागले से संबोधित हुआ। नाम क्या है तेरा? वागले, वागले बोला। वागले? जिमी ने यूं नाम दोहराया जैसे वो नाम में भी कोई नुक्स निकालने का ख्वाहिशमंद हो। तूने अभी कहा था कि तू यहाँ पहले भी रह चुका है और कई रजिस्ट्रियाँ भी रिसीव कर चुका है। वागले खामोश रहा। अबे साले, कहा था कि नहीं कहा था? कहा था, वागले तनिक असमंजसपूर्ण स्वर में बोला। डाकिया रजिस्ट्री लेकर आता है तो क्या होता है? वो रिसेप्शन से यहाँ फ़ोन करवाता है कि मेरी रजिस्ट्री आई है। मैं नीचे साइन करता हूँ और रजिस्ट्री ले लेता हूँ। पोस्टमैन तुझे सूरत से जानता है? पहले वाला तो जानता था। वागले ने झूठ बोला। अब पोस्टमैन बदल गया हो तो बात दूसरी है, यानी कि रजिस्ट्री तुझे खुद ही लेनी पड़ेगी। तुम कोशिश करके देख लो, हो सकता है रजिस्ट्री वो तुम्हें दे दे। ऐसे नहीं, जब टेलीफोन पर पोस्टमैन के आगमन की खबर दी जाए तो तुम फ़ोन पर पोस्टमैन से बात करना। तुम कहना कि तुम्हारी तबीयत खराब है जिसकी वजह से तुम नीचे नहीं जा सकते और इसलिए साइन करके रजिस्ट्री रिसीव करने के लिए
तुम अपने एक दोस्त को नीचे भेज रहे हो। जवाब में अगर उसने कहा कि अगर मैं नीचे नहीं आ सकता तो वो ऊपर आ जाता है तो और भी अच्छा है, तो तुम खुद साइन करके रजिस्ट्री ले लेना। बेहतर, वागले गहरी सांस लेता हुआ बोला। उसे स्थिति बड़ी निराशाजनक लग रही थी। उसे हर हाल में अपनी मौत लाजमी लग रही थी। उसका दिमाग उस विकट स्थिति से निजात पाने की कोई तरकीब सोच रहा था, लेकिन सफल नहीं हो पा रहा था। कमरे के स्तब्ध वातावरण में डाकिये के आगमन की प्रतीक्षा होती रही और डाकिये ने पता नहीं आना भी था या नहीं। एकाएक टेलीफोन की घंटी बजी। सबने चीख कर टेलीफोन की तरफ देखा। सुन, जिमी ने आदेश दिया। धड़कते दिल से वागले ने रिसीवर उठाकर कान से लगाया। हेलो, वो बोला। तुम्हारी एक रजिस्ट्री आई है। उसके कान में सलाउद्दीन की आवाज़ पड़ी। मेरी तबीयत खराब है, वागले बोला। क्या? मैं कह रहा हूँ मेरी तबीयत खराब है। तबीयत खराब है मेरी। मैं सीढ़ियाँ उतर कर नीचे नहीं जा सकता। डाकिये को ऊपर भेज दो। लेकिन तभी बाबू ने आगे बढ़कर रिसीवर उसके हाथ से ले लिया और उसे धीरे से क्रेडल पर रख दिया। आ रहा है? जिमी ने पूछा। हाँ, वागले फंसे स्वर में बोला। कुछ क्षण बाद बाहर से सीढ़ियों पर पड़ते भारी कदमों की आवाज़ आई। कदमों की आवाज़ उसके कमरे के दरवाजे के सामने आकर रुकी। दरवाजे पर दस्तक पड़ी। कौन? वागले ने पूछा। पोस्टमैन, जवाब मिला। जिमी और बाबू लपक कर दरवाजे के दाएं बाएं हो गए। जिमी ने रिवॉल्वर उसकी तरफ तान दी और उसे दरवाज़ा खोलने का संकेत किया। वागले ने दरवाज़ा खोला। सामने विमल खड़ा था। उससे 2 कदम पीछे चेहरे पर आतंक के गहन भाव लिए सलाउद्दीन खड़ा था। ये आपकी रजिस्ट्री है वागले साहब, विमल उसके हाथ में एक रिवॉल्वर थमाता हुआ बोला। शुक्रिया, वागले फंसे स्वर में बोला। रिवॉल्वर पर उसकी उंगलियां कस गई। तबीयत खराब होने की वजह से मैं नीचे नहीं आ सका था। कोई बात नहीं, यहाँ साइन कीजिए। एक क्षण बाद दरवाजे से परे हटते कदमों की आवाज़ आई। जिमी ने चैन की सांस ली। उसके हाथ में थमी रिवॉल्वर पर कसी उंगलियों की पकड़ ढीली पड़ गई और नाल अपने आप नीचे झुक गई। दरवाज़ा बंद कर दे, उसने आदेश दिया, और रजिस्ट्री इधर ला। यस बॉस, वागले बोला। वो घुमा, उसने फायर किया। जिमी की अभी उसकी रिवॉल्वर पर निगाह भी नहीं पड़ी थी कि वो गोली खाकर धराशायी हुआ पड़ा था। वागले ने दरवाजे से परे छलांग लगाई और हाथ में सुआ लेकर उस पर झपटने को तत्पर बाबू पर 2 फायर किए। उसका भी अपने जोड़ीदार वाला हाल हुआ। तभी कमरे में विमल और सलाउद्दीन घुस आए। सलाउद्दीन ने अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया। मर गए? विमल ने पूछा। देखो, वागले ने बोला। विमल ने दोनों का मुआयना किया। बाबू मर चुका था, लेकिन जिमी की सांस अभी चल रही थी। विमल उकड़ू बैठकर उसके चेहरे के ऊपर झुक गया। तुम मर रहे हो, वो बोला। झूठ ना बोलना, तुम एंथनी एल्बुक के लिए काम कर रहे हो? सो उसके मुंह से निकला। सोहल? हाँ वही। मेरे सवाल का जवाब दो। हाँ, किस लिए? डायरी के लिए। तुम्हें कैसे मालूम था कि डायरी मेरे हाथ लगने वाली थी? जिमी उत्तर न दे सका। तभी उसकी आंखें उलट गई। विमल उठ खड़ा हुआ। ये रही तुम्हारी रजिस्ट्री। सलाउद्दीन चमत्कृत वागले को रजिस्ट्री का लिफाफा थमाता हुआ बोला। डाकिया मेरा वाकिफकार था। ऊपर आने की जहमत उठाने की जगह वो रजिस्ट्री मुझे ही दे गया। क्या किस्सा है? विमल ने पूछा। वागले ने अटक अटक कर सारी कहानी सुनाई। ओह, विमल बोला, यानी कि ये डायरी भी नकल है? तुमने 2 नकली डायरियाँ तैयार की थी? हाँ, वागले बोला। विमल ने फर्श पर पड़ी दूसरी नकली डायरी भी उठा ली। असली कहाँ है? वो बोला। मेरे पास है, सलाउद्दीन बोला, एकदम महफूज। तुम लोग ऊपर कैसे पहुँचे? वागले ने पूछा। डाकिये के आने के वक्त मैं इत्तेफाक से ही रिसेप्शन पर मौजूद था, सलाउद्दीन ने बताया। मेरे फ़ोन के जवाब में जब तुमने तबीयत खराब होने की बात कही तो मैं बहुत हैरान हुआ। अभी थोड़ी देर पहले तो तुम मुझे भले चंगे डाइनिंग हॉल पर बैठे दिखाई दिए थे। मैंने रजिस्ट्री के लिफाफे पर निगाह डाली तो मुझे बाहर से ही लगा कि उसमें डायरी थी। मुझे यही अंदाज़ा हुआ कि कोई जबरन तुम्हें यहाँ रोके हुए था। मैं बहुत उलझन में पड़ा। हालात पुकार कर कह रहे थे कि मुझे फ़ौरन कुछ करना चाहिए था। बजाते खुद तो मैं कुछ नहीं कर सकता था, और पुलिस को फ़ोन करने से मैं इसलिए झिझक रहा था कि कहीं ये बात तुम्हें पसंद ना हो। तभी एन उसी मौके पर खुदाई मददगार की तरह तुम्हारा ये दोस्त होटल में पहुंच गया और मेरी जान बच गई, वागले के मुंह से निकला। ये आदमी, विमल ने जिमी की तरफ देखा, कुछ देर और जिंदा रहता तो हमें बहुत मार्के की बातें मालूम होती। गोलियां चलने की आवाज़ किसी ने सुनी होगी? वागले बोला। उम्मीद नहीं, सलाउद्दीन बोला। सुनी होती तो अब तक कोई ना कोई यहाँ पहुँच गया होता। लाशों का क्या होगा? रात तक कुछ नहीं होगा, उसके बाद मैं इन्हें ठिकाने लगवा दूंगा। बहरहाल लाशों की वजह से तुम्हें हलकान होने की ज़रूरत नहीं। लेकिन मियाँ, क्या सिक्योरिटी है तुम्हारे होटल में? मेरी यहाँ से मुश्किल से आधे घंटे की गैर हाजिरी में ये दोनों ताला खोले यहाँ भीतर बैठे हुए थे। चोर उचक्के यूँ घुस आते हैं तुम्हारे होटल में? घुस नहीं आते, ये यहाँ बुक थे। मतलब इन्होंने होटल में एक कमरा लिया हुआ है। तीसरी मंजिल पर तुम्हें डाइनिंग हॉल में जाता देखकर ये ऊपर आ गए होंगे।
ओह, मैं तुम्हें किसी और कमरे में शिफ्ट कर देता हूँ। वागले ने सहमति में सिर हिलाया। उसे अभी भी विश्वास नहीं आ रहा था कि वो मौत का निवाला बनने से बच चुका था। इकबाल सिंह बखिया के सामने पेश हुआ। वो लड़की, उसने बताया, पुलिस हेडक्वार्टर के लॉकअप में है और कमिश्नर की व्यक्तिगत देखरेख में है। वहाँ से उसकी रिहाई की कोई सूरत मुमकिन नहीं। क्यों मुमकिन नहीं? बखिया चिल्लाया। वो कोई मुजरिम तो नहीं, पुलिस चाहे तो उसे छोड़ सकती है। बखिया उसकी रिहाई की कोई भी कीमत अदा करने के लिए तैयार है। बखिया साहब, मुंबई का यह पुलिस कमिश्नर बिकने वाला नहीं। पुलिस के जो अधिकारी हमारे पेरोल पर है उनमें से कईयों से मैंने बात की है। हर किसी की यही राय है कि कमिश्नर की मर्जी के बिना नीलम की वहाँ से रिहाई नामुमकिन है। फिर बात क्या बनी? बात बनी है, सीधे से नहीं बनी, लेकिन बनी है। क्या? हमारे खरीदे हुए एक एसीपी ने ही रास्ता सुझाया है। क्या क्या? बखिया साहब, आज शुक्रवार हो गया है। नीलम मंगलवार से पुलिस की हिरासत में है। अभी तक उस पर कोई चार्ज भी नहीं लगाया गया। यूँ इतने दिन तक किसी को बिना चार्ज लगाए हिरासत में रखना गैर कानूनी है। ऐसा खुद पुलिस कमिश्नर भी नहीं कर सकता, लेकिन कर रहा है। इसलिए कर रहा है क्योंकि नीलम की गिरफ्तारी की किसी को खबर नहीं, क्योंकि यहाँ उस लड़की का कोई ऐसा सगा संबंधी नहीं जो उसकी यूं गिरफ्तारी के खिलाफ कोई आवाज़ उठा सके। बखिया साहब, वो आवाज़ हम उठा सकते हैं। कैसे? उसके संबंधी बनकर? नहीं, अखबार वालों को नीलम के बारे में एक गुमनाम टिप देकर। नीलम की असलियत और उसकी वर्तमान स्थिति अखबार वालों के लिए बहुत स्कूप साबित होगी। एक बार ये खबर अखबार में छप गई तो फिर कमिश्नर उसे यूं हिरासत में नहीं रख सकेगा। फिर क्या वो उसे छोड़ देगा? छोड़ नहीं देगा साहब। फिर उसे कोई मुनासिब चार्ज लगाकर नीलम को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा और तब भी उसे अपनी गिरफ्त में रखने के लिए रिमांड में लेना पड़ेगा। उससे हमें क्या फ़ायदा होगा? नीलम जब रिमांड के लिए मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के लिए कोर्ट में ले जाई जा रही होगी, हम उसे रास्ते में छुड़ा सकते हैं। एक पुलिस वैन को रास्ते में इंटरसेप्ट करके उसे कब्जा लेना कोई बड़ी बात नहीं, जबकि जेल पर या पुलिस हेडक्वार्टर पर हमला करके नीलम को छुड़ाना हमारे लिए भी मुमकिन ना होगा। ओह, पुलिस में जो हमारे आदमी हैं उन्होंने हमसे वादा किया है कि नीलम कब, कहाँ और कैसे ले जाई जाएगी, इस बात की वे हमें पहले से खबर कर देंगे। बढ़िया। कल अगर खबर अखबारों में छप गई तो सोमवार तक हर हाल में वो कोर्ट में पेश कर दी जाएगी। सोमवार तक? कल नहीं। ऐसा कल भी हो सकता है, लेकिन नहीं भी हो सकता। बखिया को ये देरी पसंद नहीं। इस तरीके से लिटिल ब्लैक बुक एक और दिन सरदार के कब्जे में रहेगी। आपको विश्वास है कि लड़की के बदले वो डायरी लौटा देगा? हाँ, विश्वास है। आखिर उसने बखिया को जुबान दी है। वो अपनी जुबान पर खरा उतरेगा, ज़रूर खरा उतरेगा। इंसानी फितरत पहचानने का बखिया का बरसों का तजुर्बा कहता है कि वो अपनी जुबान पर ज़रूर खरा उतरेगा। इकबाल सिंह खामोश रहा। इकबाल सिंह, तुम अखबार के दफ्तरों में तो नीलम की बाबत गुमनाम टेलीफोन कॉल करा ही दो, लेकिन एक काम और भी करो। क्या? अपना कोई वकील पुलिस हेडक्वार्टर भेजो जो कि वहां जाकर नीलम की गैरकानूनी हिरासत से ऐतराज करे और खूब हो हल्ला मचाए। इस तरीके से नीलम के कल ही कोर्ट में पेश हो जाने की संभावना और बढ़ जाएगी। ख्याल बुरा नहीं, इकबाल सिंह उठता हुआ बोला। मैं अभी इंतजाम करता हूँ। देवा और तूका कहाँ है? वागले ने पूछा। विमल ने बताया। मैं भिंडी बाजार का एक चक्कर लगा आया हूँ, वो बोला। वहाँ अकरम लॉटरी वाले की खोली तक तो मैं पहुँच गया था, लेकिन खोली पर ताला झूल रहा था। अब वहाँ जाने पर भी अगर वहाँ ताला ही झूलता मिला तो खामखाही परेड होगी। वहाँ मेरा एक वाकिफकार रहता है, उसके पास फ़ोन करके पता लगाता हूँ कि माजरा क्या है। गुड। अगर वे वहाँ नहीं हो तो उससे ये भी मालूम करने को कहना कि वे वहाँ आए ही नहीं या आकर कहीं चले गए। बेहतर। वागले फ़ोन में उलझ गया। 5 मिनट बाद उसने फ़ोन वापस क्रेडल पर रखा। वे वहाँ नहीं पहुँचे, उसने घोषणा की। ये अकरम ने कहा है? विमल बोला। हाँ, वो खोली पर है, इस वक्त है। जब मैं गया था तो वो नहीं था, शायद वे उसकी गैरहाजिरी में आए हों। अगर वे वहीं के लिए रवाना हुए थे तो अकरम की गैरहाजिरी में भी वे वहाँ से टल नहीं जाने वाले थे। चले तो वहीं के लिए थे, उन्होंने खुद ऐसा कहा था। फिर वे वहाँ पहुँचे क्यों नहीं? विमल के स्वर में चिंता का पुट था। क्या माजरा है? किस फिराक में है ये दोनों भाई? क्या माजरा हो सकता है? किस फिराक में हो सकते हैं वो? कोई घपला ना करे ये। कैसा घपला? कैसा भी। मैंने बखिया से वादा किया है कि वे कंपनी के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएंगे। ओह, ये अकरम लॉटरी वाला कौन है? घड़ियों का स्मगलर है। शांताराम की जिंदगी में वो उसका खास दोस्त होता था, उसका बहुत एहसान मानता था। तूका और देवा के लिए वो शख्स अपनी जान दे सकता है। वो लॉटरी वाला क्यों कहलाता है? क्योंकि वो लॉटरी की टिकटें बेचता है। पहले सिर्फ लॉटरी की टिकटें बेचता था। शांताराम की सोहबत में आकर स्मगलर बन जाने के बाद भी ना तो उसने अपना लॉटरी की टिकटें बेचने का मामूली धंधा छोड़ा था और ना ही अपनी भिंडी बाजार वाली खोली। हालांकि उसकी मौजूदा हैसियत ऐसी है कि मालाबार हिल पर बंगला लेकर रह सकता है। वे दोनों ही चीज़ें उसका बहुत बड़ा कवर है। क्या पुलिस और क्या बखिया। कोई सपने में नहीं सोच सकता
कि अकरम लॉटरी वाला बहुत बड़ा स्मगलर हो सकता है। यानी कि होशियार आदमी है, होशियार भी और दिलदार भी। तुम अपने बारे में कुछ बताओ। मैं क्या बताऊं? कुछ तो बताओ। कुछ ये सुन लो कि मैं शांताराम के भाइयों के पाँव की जूती हूँ। मेरा रोम रोम उनका करजाई है। आज डायरी के बदले में तुम्हारी जान जा सकती थी। अपने मालिकान की भलाई के लिए मैं ऐसी 1000 जानें कुर्बान कर सकता हूँ। बखिया कहता था कि आज मोहम्मद सुलेमान को उसके हेडक्वार्टर से रुखसत हो जाने का हुक्म होने वाला था। वहाँ तुम्हारा एक भेदिया है। तुम मालूम कर सकते हो कि सुलेमान अभी होटल में ही है या चला गया वहाँ से? मैं कोशिश करता हूँ। वागले फिर फ़ोन में उलझ गया। 2 भारी सूटकेसों के बोझ से लदा फता देवाराम लिफ्ट से बाहर निकला और सुवेगा इंटरनेशनल के रिसेप्शन पर पहुंचा। उसने सूटकेस रिसेप्शन डेस्क के सामने रख दिया और हाँफने लगा। उस वक्त भी वो सोफर की यूनिफॉर्म में था। क्या है? रिसेप्शनिस्ट ने पूछा। जूहू से आया हूँ, देवाराम पूर्ववत हाँफता हुआ बोला। जूहू से कहाँ से? कंपनी से भाई, होटल से। ओह, सुलेमान साहब ने भेजा है। ये सूटकेस उनके ऑफिस में रखवाने हैं और वो वहाँ से जाने के लिए घूमा। अरे अरे, रिसेप्शनिस्ट उच्च स्वर में बोली। कहाँ भागे जा रहे हो? मैंने वापस कंपनी पहुँचना है भाई। ये सूटकेस ऊपर लेकर जाओ। ऊपर कहाँ? 4थे माले पर। सुलेमान साहब का दफ्तर ऊपर है, क्या मालूम नहीं? भाई, अपन के पास टाइम का तोड़ा है। किसी चपरासी को बोलना, छोड़ आएगा। नहीं नहीं, तुम ही छोड़ कर आओ। लेकिन सुना नहीं? अच्छा, लेकिन किसी को साथ तो भेजो। रिसेप्शनिस्ट ने घंटी बजाई। तभी डाक का एक बड़ा सा बोरा और हाथ में कई चिट्ठियां उठाए एक पोस्टमैन वहां पहुंचा। वो तुकाराम था। उसने बोरा रिसेप्शन के पहलू में दीवार के साथ टिकाकर रख दिया और परेशान हाल स्वर में बोला, मेरा झोला रखा है भाई, अपन ऊपरले माले की डाक बांट कर आता है। रिसेप्शनिस्ट ने लापरवाही से सहमति में सिर हिला दिया। तुकाराम हाथ की डाक के पते पढ़ता हुआ वहां से बाहर निकला और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। एक चपरासी रिसेप्शन पर पहुंचा। इसे रिसेप्शनिस्ट देवाराम की तरफ संकेत करती हुई बोली, सुलेमान साहब के ऑफिस तक लेकर जाओ। चलो, चपरासी बोला। देवाराम ने दोनों सूटकेस फिर उठाए और उनके बोझ के नीचे लड़खड़ाता हुआ बाहर को चल पड़ा। चपरासी को उस पर तरस आने लगा। वे बाहर पहुंचे तो वो बोला, लाओ, एक सूटकेस मुझे दे दो। शुक्रिया। देवाराम एक सूटकेस उसे थमाता हुआ बोला, शुक्रिया। दोनों सीढ़ियां चढ़ने लगे। बहुत भारी सूटकेस है। रास्ते में चपरासी बोला, क्या है इसमें? क्या मालूम क्या है बाप, देवाराम बोला। बड़े लोगों की बड़ी बातें, अपन को क्या समझ आएगा? चपरासी हंसा। खामखा एक्स्ट्रा काम पल्ले पड़ गया। देवाराम बड़बड़ाया, अपन गाड़ी बहुत डेंजरस जगह पार्क किएला है। कंपनी की गाड़ी है, चालान हो गया तो अपन की नौकरी खल्लास। तब तक वे 4थी मंजिल पर पहुंच गए थे। तुम सूटकेस यहीं छोड़ दो, चपरासी बोला। आगे मैं पहुंचा दूंगा, तुम जाकर अपनी गाड़ी संभालो। थैंक यू बाप, देवाराम हर्षित स्वर में बोला। गणपति तुम्हारे को 100 साल की उम्र दे। उसी क्षण उस फ्लोर पर नीचे जाती लिफ्ट रुकी। देवाराम लिफ्ट में सवार हो गया। लिफ्ट नीचे को चलने लगी। वो दूसरी मंजिल पर रुकी तो उसमें एक पोस्टमैन दाखिल हुआ। देवाराम की अपने भाई से निगाह मिली। दोनों की आंखों में कामयाबी की चमक थी। बखिया की खोपड़ी पर हथौड़े की दूसरी चोट पड़ चुकी थी। बाईकुला में हैंस रोड पर बनी एक 6 मंजिली इमारत के सामने एक कार आकर रुकी। कार को एक वर्दीधारी सोफर चला रहा था। कार की पिछली सीट पर केवल एक ही सवारी थी, मोहम्मद सुलेमान। कार की अगली सीट पर सोफर के साथ उसके 2 बॉडीगार्ड बैठे थे। गाड़ी रुकते ही सोफर और दोनों बॉडीगार्ड बाहर निकले। सोफर ने गाड़ी के पीछे पहुंचकर डिक्की खोली। बॉडीगार्ड उसमें से सामान निकालने लगे। सड़क के पार विपरीत दिशा में मुंह किए एक कार खड़ी थी। कार में वागले और विमल बैठे थे। पहुंच गया, विमल बोला। इसका फ्लैट 4थी मंजिल पर है, वागले बोला। मुझे याद है, तुमने बताया था। दोनों बॉडीगार्ड ने 2 सूटकेस संभाल लिए तो सोफर ने डिक्की का ढक्कन गिरा दिया। तब मोहम्मद सुलेमान कार से बाहर निकला। सोफर फौरन कार वहां से आगे बढ़ा ले गया। 2 सूटकेस उठाए दोनों बॉडीगार्ड और मोहम्मद सुलेमान इमारत में दाखिल हुए। मैं चला, विमल कार का दरवाज़ा खोलता हुआ बोला। अच्छा होता, वागले चिंतित स्वर में बोला, अगर मुझे भी साथ लेकर चलते। कोई ज़रूरत नहीं, वे 3 हैं, लेकिन मूर्ख और अकल के अंधे हैं। फिर भी छोड़ो, मेरा कहना मानो। मैं कितनी देर यहाँ इंतज़ार करूँ? 1 मिनट भी नहीं। तुम भिंडी बाजार पहुँचो और अगर तूका और देवा वहाँ अकरम की खोली पर हो तो उन्हें रोक कर रखो। मैं पहुँच जाऊँगा वहाँ। वागले ने बड़े अनिच्छापूर्ण ढंग से सहमति में सिर हिलाया। विमल इमारत की तरफ लपका। लिफ्ट का दरवाज़ा उसी क्षण बंद हुआ था। विमल सीढ़ियों की तरफ लपका। 2-2, 3-3 सीढ़ियाँ फांदता हुआ वो ऊपर को दौड़ चला। वो 4थी मंजिल पर पहुंचा। उन लोगों ने अभी फ्लैट में कदम रखा ही था। विमल ने रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ले ली। दबे पांव वो उनके पीछे फ्लैट में दाखिल हो गया। फ्रीज, वो क्रूर स्वर में बोला। तीनों ने चौंक कर पीछे देखा। खबरदार, विमल फुंफकारा, सूटकेस हाथ में ही रहे।
इन्हें फर्श पर रखने की कोशिश की तो गोली। एकाएक सुलेमान के नेत्र फैल गए। सोहल, उसके मुंह से निकला। सोहल, लगता है बड़े साहब ने मुझे आवाज से पहचाना, विमल बोला। अपने पाँव की ठोकर से उसने अपने पीछे दरवाजा बंद कर दिया, या शायद सूरज से भी। सोहल, उधर परे हटकर खड़े हो जाओ और अपने हाथ अपने सिर पर रख लो। सुलेमान का मनोबल किस हद तक टूट चुका था, इसका यह भी सबूत था कि उसने फौरन बिना किसी हुज्जत के विमल के आदेश का पालन किया। और तुम लोग, वो बॉडीगार्ड से संबोधित हुआ, जरा पीठ दिखाओ, लेकिन साहब के कीमती सूटकेस हाथ से न छूटने पाए। दोनों धीरे धीरे घूमे। उनकी गर्दनों की तनी हुई नसें साफ दिखाई दे रही थी। उन्हें खूब अंदाजा था कि उनके साथ क्या बीतने वाली थी। विमल उनके करीब पहुंचा। उसने रिवॉल्वर को नाल की तरफ से पकड़ लिया और उसके दस्ते के 2 भरपूर प्रहार बारी बारी उनकी खोपड़ियों पर किए। दोनों निशब्द कालीन बिछे फर्श पर ढेर हो गए। सुलेमान सिर पर हाथ रखे अबलग वो नज़ारा देख रहा था। विमल दरवाजे पर वापस लौटा। उसने भीतर से उसकी चिटकनी लगा दी। इन्हें घसीटकर बेडरूम में ले चलो, विमल ने आदेश दिया। मैं, सुलेमान सक पकाया। और तो मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा। वो खामोश रहा। या शायद तुम यहीं मरना चाहते हो? नहीं। तो इन्हें बेडरूम में पहुंचाओ। दोनों बॉडीगार्ड हट्टे कट्टे पहलवान थे। पहली कोशिश में तो सुलेमान से उनमें से कोई हिलाया भी नहीं गया, लेकिन वो जानता था कि विमल के आदेश के पालन के बिना उसकी गति नहीं थी। सालों से कभी कोई मेहनत का काम न किया होने की वजह से उसने पहले अचेत शरीर को अभी 3-4 फुट ही घसीटा था कि उसकी सांस धोखनी की तरह चलने लगी। विमल खामोश खड़ा उसकी दुश्वारी का आनंद लेता रहा। बहुत ही मुश्किल से सुलेमान दोनों अचेत बॉडीगार्डों को एक बेडरूम में पहुंचा पाया। वार्डरोब में, विमल बोला। बड़ी कठिनाई से सुलेमान ने अपनी ऊपरी सांसों पर काबू पाया और बॉडीगार्डों को वार्डरोब में पहुंचाया। विमल ने बाहर से वार्डरोब का दरवाज़ा मजबूती से बंद कर दिया। सुलेमान का चेहरा तब तक लाल भभूका हो चुका था और उसे सांस यूं झटकों में आ रही थी कि विमल को डर लग रहा था कि कहीं उसे हार्ट अटैक ना आ जाए। बैठ जाओ। सुलेमान के चेहरे पर यूं कृतज्ञता के भाव आए जैसे विमल के उस आदेश ने उसकी जान बचा दी हो। वो एक कुर्सी पर ढेर हो गया। सुना था, विमल बोला, कि बखिया की ऑर्गेनाइजेशन के तुम बहुत बड़े दादा हो, लेकिन आता तो तुम्हें कुछ भी नहीं। अपने बॉडीगार्डों से तुम मजदूरों का काम लेते हो। इतना भी नहीं जानते कि बॉडीगार्ड का काम साहब की बॉडी को गार्ड करना होता है, ना कि साहब का सामान उठाना। तुम, सुलेमान फुसफुसाया, यहाँ मेरा ही इंतजार कर रहे थे? हाँ। तुम्हें यहाँ का पता कैसे लगा? तुम्हें यही कैसे पता लगा कि मैं यहाँ आने वाला था? तो दोस्तों, ये था खून के आंसू नॉवल का पार्ट 4। आपको ये पार्ट कैसा लगा? प्लीज़ अपनी राय कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, सेफ रहिए, खुश रहिए, मज़े करिए।